तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 के अभी तक के वीडियोस में हमने ये 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और फिर हमने पिछले वीडियो में पॉलिनेशन की डिटेल में बात कर ली। इस वीडियो में हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और सीड्स की बात करेंगे, और टाइम बचा तो एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी की भी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने क्या कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें क्लियर हो गए हैं, एंड्रोशियम की पूरी डिटेल्स हमें क्लियर हो गई हैं, और गाइनोशियम की पूरी डिटेल्स हमें क्लियर हो गई हैं। पिछले वीडियो में पॉलिनेशन में हमने देखा कि 2 किस्म के फ्लावर्स होते हैं, चैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, खुले हुए और बंद। और 3 किस्म से पॉलिनेशन हमने पढ़ी थी, ऑटोगैमी, कीटोनोगैमी और जीनोगैमी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और हमने ये भी पढ़ा था, गिटोनोगैमी फंक्शनली इज क्रॉस, जेनेटिकली इज सेल्फ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हमने बात की थी, बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं। बायोटिक ज़्यादा कॉमन होते हैं और एबायोटिक में विंड ज़्यादा कॉमन होती है। फ्लोरल रिवार्ड्स की, और साथ ही हमने बात की थी नेक्टर रोबर्स की। और फिर हमने कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ी थी, डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और यूनिसेक्सुअलिटी। इन 4 तरीके से प्लांट्स इन ब्रीडिंग को, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं। फिर हमने पोलन पिस्टिल की इंट्रैक्शन की बात की थी, और फिर लास्ट में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, यानी ह्यूमन इंटरवेंशन से 2 वेराइटीज को मिला करके एक नई हाइब्रिड वेराइटी क्रिएट की जाती है। और इसमें हमने 2 प्रोसेस पढ़े थे, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की।
यानी कि हमारा एंड्रोशियम तैयार था, गाइनोशियम तैयार था, पोलन जो है पॉलिनेशन के द्वारा पहुंच गए थे गाइनोशियम तक। तो उसके बाद अब प्रोसेस रह जाता है फर्टिलाइजेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नाम की एक चीज होती है, जिसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। कहानी शुरू करते हैं एम्ब्रियो सैक से, और ये हम एक्चुअल डायग्राम्स नहीं देखेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये एक एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक हमने पढ़ लिया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई होता है, और एम्ब्रियो सैक ही फीमेल गमीटोफाइट है। तो 7 सेल्स होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये चीज कि ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। 2 इसके एंड होते हैं, क्या क्या नाम थे? माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइल था, और एक कलेजल एंड उसके जो ऑपोजिट साइड में था, ये याद रखना है। 3 तो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, से ये एंटीपोडल सेल्स हैं। 2 सिनर्जिड होते हैं, से ये 2 सिनर्जिड हैं। सिनर्जिड किधर होते हैं? माइक्रोपाइलर साइड में। और एंटीपोडल सेल्स किधर होती हैं? कलेजल वाले एंड पे। एक एक्सेल होती है, ये फीमेल गैमीट है। एक्सेल मींस फीमेल गमीट। एक सेंट्रल सेल है, ये कंप्लीट है सेंट्रल सेल, और इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक बन गया हमारा। एक चीज आई थी फाइलीफॉर्म एपरेटस, ये कहाँ था याद करिए? यह सिनर्जिड्स में था। तो ये एक फाइलीफॉर्म एपरेटस है जो सिनर्जिड्स की सेल वॉल जो माइक्रोपाइल की तरफ होती है, उसकी फिंगर लाइक थिकनिंग एंड प्रोजेक्शंस होती हैं। इसे हम बोलते हैं फाइलीफॉर्म एपरेटस। फिर हमने पढ़ा था कि जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन का जर्मिनेशन हो गया, तो वो स्टाइल के थ्रू एक पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से डेवलप होती है। से ये हमारी वो पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब में सबसे आगे आगे चलता है ट्यूब न्यूक्लियस। पिछले वीडियो याद कीजिए, वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, और ये पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल से बनी है। सबसे इसमें आगे आगे चलता है ट्यूब न्यूक्लियस। और एक दूसरी सेल थी पोलन में जिसे जनरेटिव सेल बोलते हैं। ये वो जनरेटिव सेल है जो पोलन ट्यूब में इस न्यूक्लियस के पीछे पीछे चलती है। ये हमने पहले देख लिया था कि किन्हीं किन्हीं प्लांट्स में तो ये 2 सेल स्टेज पे पोलन डिस्चार्ज होता है। तो ऐसे प्लांट्स में जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है, तो जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाती है, और कुछ प्लांट्स में ये मेल गैमीट ऑलरेडी बने होते हैं। तो ये 2 मेल गैमीट बन गए, 2 स्पर्म्स। ये है ट्यूब न्यूक्लियस, ये है पोलन ट्यूब। तो ये आगे आगे चलती जाती है, और माइक्रोपाइल के थ्रू ये फाइलीफॉर्म अपरेटस इसको मिल जाता है, जो इसको गाइड करता है और इसको पहुंचाता है सिनर्जिड के किसी एक सिनर्जिड के अंदर। ये इसलिए करता है कि अगर ये पोलन ट्यूब डायरेक्टली एक्सेल में एंटर हो गई, तो हो सकता है ये एक्सेल को डैमेज कर दे। उस डैमेज को बचाने के लिए नेचर ने उस एक्सेल की 2 पक्की सहेलियां दी हैं, सिनर्जिड्स, जो उसके लिए संतरी का काम करती हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, उसकी सिक्योरिटी करती हैं। और वो फाइलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू इस पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं कि सिनर्जिड में ही एंटर हो। जैसे ये सिनर्जिड में एंटर होती है, तो क्या होता है? ये सिनर्जिड में एंटर हुई तो सिनर्जिड्स भी डीजनरेट हो जाते हैं, पोलन ट्यूब भी डीजनरेट हो जाती है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो उसके साथ ट्यूब न्यूक्लियस आ रहा था वो भी डीजनरेट हो जाता है। बच जाते हैं 2 मेल गैमीट्स। अब इन मेल गैमीट्स का क्या होता है? इनमें से एक मेल गैमीट चला जाता है, ये जो 2 भाई ऊपर बैठे हैं सेंटर में, पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाता है, और जो ये दूसरे वाला नीचे रह गया, ये एंटर कर जाता है एग सेल के अंदर। फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है मेल गैमीट, और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर एंटर हो जाता है।
तो जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई दोनों N थे और तीसरा N मेल गैमीट से मिल गया तो 3N न्यूक्लियस बन जाता है। और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से हम पहले से जानते हैं एक स्ट्रक्चर बन गया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं जाइगोट। तो दो फर्टिलाइजेशन हुई यहाँ पर। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुई सिंगैमी, यहाँ पे हुई सिंगैमी, गैमीट्स की फ्यूजन, सिंगैमी। और सेकंड फर्टिलाइजेशन हुई, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस थे जो आपस में फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बन गया ट्रिप्लॉयड, इसलिए सेकंड फर्टिलाइजेशन का नाम है ट्रिपल फ्यूजन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट और सेकंड फर्टिलाइजेशन से बनेगा, इसको बोलते हैं PEN। सो PEN इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रल सेल थी, इसमें पहले दो पोलर न्यूक्लियाई थे, अब इसमें सिंगल ट्रिप्लॉयड PEN है, इसको बोलते हैं PEC। ये था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी क्यों? क्योंकि इनसे आगे और बनने हैं, इसलिए ये प्राइमरी है। दोनों प्राइमरी सेल है, प्राइमरी न्यूक्लियस है, और क्योंकि इनसे एंडोस्पर्म बनना है इसलिए बीच में वर्ड डाल दिया एंडोस्पर्म। ये जो जाइगोट है ये अल्टीमेटली हमारा एम्ब्रियो बनेगा। और जो PEC है, ये जो PEC है ये बनेगी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है डिटेल में हम आगे अभी बात करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये जो 3 एंटीपोडल सेल्स थी कलेजल एंड के ऊपर, इनका रोल अब खत्म हो गया। इनका रोल था इस सेंट्रल सेल को, एम्ब्रियो सैक को डेवलप होने में मदद करना। अब इनका रोल यहाँ खत्म हो चुका है, तो ये यहाँ से डीजनरेट हो जाती है। अब एनसीईआरटी की फिगर हम देख लेते हैं इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी को तो हम छोड़ नहीं सकते, एनसीईआरटी नाराज हो जाएगी, एनसीईआरटी को नाराज हम करेंगे नहीं। तो पेज नंबर 32 के ऊपर फिगर 2.12 है, जिसमें ABCDE तक कुछ कुछ दिखाया हुआ है। ए बेसिकली माइक्रोस्कोप से दिखाया है, ये पोलन की जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब्स बन रही हैं। ये पोलन ट्यूब्स जा रही हैं स्टाइल के थ्रू अंदर की तरफ। सी पार्ट में ध्यान से देख लें पोलन ट्यूब। फिर और क्या चीज़ इसमें दिखाई है इंपॉर्टेंट, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एक्स सेल, सिनर्जिड्स, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। फिर पार्ट डी में क्या दिखा रहा है, पार्ट डी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिड। ओके, ये एम्ब्रियो सैक का कंप्लीट नीचे का पोर्शन दिखा रहा है जहाँ पे सिनर्जिड है, एक ही सिनर्जिड ये दिखा रहा है, उसका ये फाइलिफॉर्म अपरेटस है। ये मेल गैमेट दिखा रहा है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस दिखा रहा है। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, मेल गैमीट ये आगे दिखा रहा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे दिखा रहा है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये है और मेल गैमीट ये दोनों हैं। और इसमें ये दिखा रहा है, ये एग का न्यूक्लियस दिखा रहा है और ये सेंट्रल सेल दिखा रहा है। ओके, ई में ये क्या दिखा रहा है कि ये पोलन ट्यूब फाइलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू सिनर्जिड में एंटर हो गई, सिनर्जिड डीजनरेट हो गया। ये जो मेल गैमीट थे, एक ये पड़ा है कि ये पड़ा है, ये दोनों मेल गैमीट, एक गैमीट एंटर हो गया है फीमेल गैमीट में एक्सेल में, और ये गैमीट जा रहा है पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो ये एनसीईआरटी की फिगर है। फिर पेज नंबर 34 के ऊपर एक फिगर 2.13 है, इसका बी पार्ट तो हम बाद में देखेंगे, सिर्फ ए पार्ट पे आप ध्यान दीजिए। इसमें ये क्लेजल एंड यहाँ नीचे है जिसमें ये डीजनरेट हो रही है एंटीपोडल सेल। ये PEN बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉयड है, 3N है। ये डीजनरेटिंग दोनों सिनर्जिड्स हैं और ये 2N जाइगोट है। और ये पूरी सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, PEC। अब साहब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जाइगोट है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है PEC, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो 3N था, ट्रिप्लॉयड था। अब क्या होता है साहब,
ये जाइगोट वेट करता है क्योंकि जाइगोट को आगे बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिएगा डेवलप होने के लिए, ये कुछ पहले वेट करता है। सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है यहाँ, ये जो PEN है, PEN में रिपीटेड माइटोसिस होती है और बहुत सारे न्यूक्लियस इस माइटोसिस से 3n न्यूक्लियस बनाता है। ये फ्री सेल्यूलर है, सेल डिवीजन अभी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है माइटोसिस से। और इस सारे को अब बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म बनना शुरू हो गया जो फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनने के बाद या उसके साथ साथ ही ओवरलैपिंग प्रोसेस होता है जिसमें जो इसके साइड्स का एंडोस्पर्म होता है वहां सेल वॉल बनने शुरू हो जाते हैं और सेल्युलर एंडोस्पर्म बन जाता है। ये जो है ये सेल्युलर एंडोस्पर्म है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो दो किस्म का एंडोस्पर्म हमारे पास अब बन गया। यहाँ एक मैं चीज बता दूं, स्पर्म का मतलब यहाँ उससे कंफ्यूज मत होइएगा मेल गैमीट से। स्पर्म जहाँ पे भी वर्ड यूज हो या तो वो मेल गैमीट के लिए होगा, अदरवाइज स्पर्म का लिटरल मीनिंग होता है सीड। अल्टीमेटली इस एम्ब्रियो सैक से और ओव्यूल से सीड बनना है। तो एंडोस्पर्म का मतलब है, एंडो मीन्स अंदर, स्पर्म मीन्स सीड, सीड के अंदर का जो ये चीज है जो इसको न्यूट्रिशन देगी, इसको नाम दिया गया एंडोस्पर्म। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस चीज को याद करने का और जो नीट में एवरी अल्टरनेट ईयर पूछ लेते हैं, क्या है ये? यस, कोकोनट। तो कोकोनट का जो ये वाइट वाला पोर्शन जो हम खाते हैं ये सेल्युलर एंडोस्पर्म है और इसके अंदर यहाँ जो पानी रहता है, कोकोनट वाटर जो हम पीते हैं, वो भी एंडोस्पर्म है। कौन सा? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म की हम बात कर लेते हैं। एंडोस्पर्म बेसिकली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। तीन चीजें होती हैं इसके पास जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए होती है। अब दो किस्म के सीड बनते हैं। एक ऐसे सीड होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जैसे जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो एंडोस्पर्म पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है। कोई सीड ऐसे होते हैं जिसमें वो बाद में भी परसिस्ट करता है, यानी पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता है। तो दो कैटेगरीज में हम सीड्स को बांट सकते हैं, एक ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और एक जिसमें अभी भी एंडोस्पर्म रह जाए। ये हैं कंप्लीटली जिनमें कंज्यूम हो जाए उनके एग्जाम्पल। ये हैं जिनमें परसिस्ट करता है एंडोस्पर्म। कोकोनट तो हमने देख ही लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो आटा आप खा रहे हो ना, गेहूं का आटा, वो आटा इज बेसिकली एंडोस्पर्म ऑफ द व्हीट। सेम राइस। ये जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड वाले हैं सीड्स, इनको बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, यानी एल्ब्यूमिनस यहाँ है एंडोस्पर्म के लिए यूज किया है। एल्ब्यूमिन का मतलब होता है, आप इसको एग एल्ब्यूमिन से कंफ्यूज मत करिएगा। एल्ब्यूमिन का टेक्निकल एटाइमोलॉजिकल मीनिंग होता है वाइट। एंडोस्पर्म भी जनरली वाइट नजर आता है, इसलिए नॉन एल्ब्यूमिनस जिसमें एंडोस्पर्म ना बचे। एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिन जिसका खत्म हो जाए यानी एंडोस्पर्म जिसका खत्म हो जाए। और सिंपली नॉन एंडोस्पर्मस और कोटिलिडनस, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है तो बाकी जर्मिनेशन के लिए एम्ब्रियो को और न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो वो उस न्यूट्रिशन को स्टोर करता है कोटिलिडन्स में। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे व्हाट आर कोटिलिडन्स। तो याद रखना, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा उसमें बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड कोटिलिडन्स होंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और ये जो राइट साइड में है इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, इनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मस सीड्स। ये याद रखने एग्जाम्पल, क्योंकि प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये पूछे जाएंगे आपसे। अब यह कैस्टर के ऊपर मैंने एक स्टार लगाया हुआ है। ये इसलिए लगाया है कि अगर आप लेफ्ट साइड पे ध्यान देंगे इस लिस्ट पे तो ये सब के सब डाइकोट प्लांट्स, इनमें दो कोटिलिडन होते हैं। और जो राइट साइड में ये लिस्ट है ये जनरली मोनोकोट है, इनमें एक कोटिलिडन होता है, तभी तो इनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। लेकिन कैस्टर पे मैंने स्टार लगाया है, कैस्टर याद रखिएगा
है तो डाइकॉट, लेकिन इसमें एंडोस्पर्म भी परसिस्ट करता है। एनसीईआरटी पेज नंबर 36 में सेक्शन है 2.4.3। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन एक करेक्शन इससे रिलेटेड है तो मैं यहीं पे आपको करवा दे रहा हूँ। इसमें ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इस वाले पोर्शन में एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एल्ब्यूमिनस सीड्स रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर के साथ सनफ्लावर भी लिखा है। सनफ्लावर को यहाँ से काट दीजिए, क्योंकि इस लिस्ट में आप देखिए सनफ्लावर तो यहाँ है, इनमें नॉन एल्ब्यूमिनस में, और ये बात कर रहा है एल्ब्यूमिनस की। ये एक करेक्शन आप कर लें एनसीईआरटी में। अभी तक का जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको अब एनिमेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमें समझ आ गया डबल फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास एक तो ये एंडोस्पर्म बन गया, सेलुलर एज वेल एज फ्री न्यूक्लियर, और दूसरी चीज हमारे पास बन गई ये डिप्लॉयड जाइगोट। जब जाइगोट हमारा तैयार है, एंडोस्पर्म हमारा तैयार है, और जाइगोट को पूरी एश्योरेंस है एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलने की, तो जाइगोट अपनी डेवलपमेंट शुरू करता है और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, और एनसीईआरटी बुक में वर्ड लिखा हुआ है एम्ब्रियोजेनी। तो ये दोनों एक ही वर्ड है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये प्रोसेस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता कैसे है, इसको हम अब समझने की कोशिश करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए एक एक चीज एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये जाइगोट है, यहाँ में कोई डाउट नहीं है। जाइगोट में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होती है और जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाली सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल, नीचे वाली सेल को बोलते हैं बेसल सेल। टर्मिनल सेल किधर होती है? टर्मिनल सेल होती है कलेजल एंड की तरफ, और बेसल सेल किधर होती है? बेसल सेल होती है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। फिर ये 2 से 4, 8, 16 ऐसे सेल्स बनती रहती हैं, और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे प्रो एम्ब्रियो
दिस इज प्रो एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो बनने से पहले की स्टेज, और ये सस्पेंसर है वो जिससे ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये स्टेज आती है, इन स्टेजेस के नाम है जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद एक ये स्टेज आती है, ध्यान से देख लीजिए। फिर ये ज़ाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ, टर्मिनल सेल, बेसल सेल, टर्मिनल सेल से प्रो एम्ब्रियो बना, बेसल सेल से सस्पेंसर बना। फिर ये एम्ब्रियो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट की शेप का बन गया। उसके बाद ये फिर कोई शेप बन गई, इसका क्या नाम है आगे देखेंगे हम। तो इसके बाद फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्लेजल एंड पे टर्मिनल सेल, माइक्रोपाइलर एंड पे बेसल सेल। नेक्स्ट में आप देखिए ये ज़ाइगोट है, फर्स्ट स्टेप में 2 सेल बनी, इसको वहाँ टर्मिनल जो लिखा था एपिकल भी बोलते हैं इसको, एपिकल डॉटर सेल, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल से ये एम्ब्रियो बना और बेसल सेल से सस्पेंसर बना। ये जो पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था, हार्ट स्टेज बोलते हैं इसको, HEART, हार्ट स्टेज। ये जो 1 और 2 सींग से निकल रहे हैं, इनसे अल्टीमेटली कोटिलिडन बनेंगे। तो ये कोटिलिडन के प्राइमोर्डियम है। प्राइमोर्डियम पहले भी वर्ड आया था, इनिशियल स्टेज। ये जो येलो कलर इसमें भी और इसमें भी दिखाया है, ये डेवलपिंग शूट एपिकल मेरिस्टेम। मेरिस्टेम होता है जिससे अल्टीमेटली शूट बनेगा। और ये ब्राउन कलर के जो ये दिखाए हुए हैं दोनों, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी इनसे रूट बनेगी। और ये जो स्टेज है जिसमें ये 2 सिंग और बड़े हो गए, इसको बोलते हैं टॉर्पीडो स्टेज। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा और क्लियर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16 सेल की स्टेज है। EP का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक प्राइमोर्डियल, जहां से एम्ब्रियो भी बनना है। S का मतलब है सस्पेंसर। तो ये जो स्टेज पहली बनी जिसमें ये गोल गोल एम्ब्रियो है, उसको बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये जो बनी हार्ट शेप, इसको बोलते हैं हार्ट एम्ब्रियो। और इन दोनों के बीच ट्रांजिशन एम्ब्रियो, यानी कि कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ना ग्लोबुलर है ना हार्ट शेप है। फिर ये जो 2 सींग हो गए लंबे, इनको बोलते हैं टॉर्पीडो एम्ब्रियो। ये पिछली स्लाइड में हमने देख लिया है। उसके बाद जब ये थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो एक साइड झुकने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वॉकिंग स्टिक एम्ब्रियो। छड़ी के टाइप का लग रहा है इसलिए वॉकिंग स्टिक। ये मैच्योर एम्ब्रियो है। SM का मतलब है शूट मेरिस्टेम, जहां से स्टेम निकलेगा। शूट ऊपर वाला और रूट नीचे वाला, ये रूट का मेरिस्टेम है। C मीन्स कोटिलिडन सेल। इन डायग्राम से आपको पता चल गया एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे कैसे और किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरता है, जाइगोट से क्या होता है और अल्टीमेटली एम्ब्रियो कैसे बनता है। NCERT का ये पेज नंबर 34 पे फिगर 2.13 का ये वाला पोर्शन हम पहले देख चुके हैं। अब पार्ट B की बात कर, इसमें भी वही दिखाया है, जाइगोट, फिर ये 2 सेल के बाद इसने क्या किया। NCERT हर चीज उल्टी दिखाती है। तो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ये सस्पेंसर है, ये भी सस्पेंसर है, ये सस्पेंसर छोटा छोटा होकर डिजनरेट हो रहा है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। हार्ट शेप के बाद इसमें टॉर्पीडो नहीं दिखाया, सीधा वॉकिंग स्टिक वाला दिखा दिया है। ये वॉकिंग स्टिक वाला एम्ब्रियो बना दिया। इसमें ये चीज दिखा रहा है एक रेडिकल और प्लूम्यूल। प्लूम्यूल होता है शूट की टिप, यानी अबव ग्राउंड जो पोर्शन आएगा प्लांट का उसे बोलते हैं शूट। उसकी जो टॉप होती है, टिप होती है, उसे प्लूम्यूल बोलते हैं। और रूट की जो टिप होती है उसे रेडिकल बोलते हैं। तो चले आगे। पेज नंबर 35 के ऊपर भी 2 फिगर दी हुई है, फिगर 2.14 पार्ट A एंड B। अभी हम पार्ट B की बात नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पार्ट A की फिगर आप जरूर देख लें, सेम चीज है। तो पार्ट A में वो क्या क्या दिखा रहा है, ये 2 तो कोटिलिडन हो गए, ये तो हमें क्लियर हो ही गया। प्लूम्यूल भी हमने देख लिया, जिससे शूट निकलेगा उसका टॉप, और रेडिकल भी हमने देख लिया, जो रूट है उसका टॉप। एक नई चीज आ गई, रूट कैप। जो रूट की जो टिप है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इसने सॉइल के अंदर डीप जाना है, इसको प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो वहां पे एक रूट कैप दे देता है नेचर। और एक इसमें वर्ड आ गया नया, हाइपोकोटाइल। ये हम अगले में देखते हैं ये हाइपोकोटाइल क्या है। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम आया जिससे हमें समझ लग जाएगी। ये कोटिलिडन है दोनों, 1 and 2।
और ये जो सेंटर में नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यानी सीड में बेसिकली दो चीज होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलीडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस यहाँ पे और यहाँ पे कोटिलीडन जुड़े हुए हैं। जिस जगह कोटिलीडन जुड़े हैं उससे ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं एपिकोटाइल, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। और एपिकोटाइल का जो टॉप होता है उसे बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और हाइपोकोटाइल का जो बॉटम मोस्ट पार्ट है उसे बोलते हैं रेडिकल। ये याद रखना है आपने। इस डायग्राम से और हमें अभी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो कोटिलीडन देख लीजिए। एक तो ये कोटिलीडन किडनी शेप नजर आ रहा है, एक ये कोटिलीडन, दो कोटिलीडन हो गए। फिर इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडन। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और इस पॉइंट पे दोनों कोटिलीडन इससे अटैच हो रहे हैं। ये जो इसके ऊपर का पॉइंट है अटैचमेंट से ऊपर, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और अटैचमेंट से ये जो नीचे का पार्ट है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का टॉप मोस्ट पोर्शन इज लुम्यूल, हाइपोकोटाइल का बॉटम मोस्ट पोर्शन इज रेडिकल। तो क्लियर हो गया। अभी तक जो सीड हम देख रहे थे वो डाइकॉट सीड थे, दो कोटिलीडन थे। अब हमें मोनोकोट प्लांट के सीड्स को भी समझना है। इधर वाले में एंडोस्पर्म कहीं नहीं है क्योंकि एंडोस्पर्म सारा यूज हो गया। इसमें राइट साइड जो मोनोकोट का सीड है इसमें एंडोस्पर्म रिटेन्ड है, तो ये एंडोस्पर्मस सीड है। अब एपिकोटाइल हमें समझ आ गया था, ये एपिकोटाइल है, इसमें ये एपिकोटाइल है, ये एम्ब्रियो का एक्सिस है, ये एपिकोटाइल है, इसमें हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल रेडिकल हमें मालूम था, रेडिकल हमें मिल गया। इसमें दो कोटिलीडन है 1 एंड 2, इसमें एक ही कोटिलीडन है। ये सीड कोट है। जो इंटेगुमेंट्स थी याद करिए, एम्ब्रियोनल सैक के बाहर की जो एक या दो लेयर्स थी वो बन जाती हैं सीड कोट, सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये कोटिलीडन जो सिंगल कोटिलीडन है मोनोकोट्स में, इसको बोलते हैं स्कूटेलम। ये टर्म आपने याद रखना है, स्कूटेलम। स्कूटेलम इसको क्यों बोला? स्कूटेलम का इटाइमोलॉजिकल मीनिंग होता है शील्ड, ढाल। जो तलवार के साथ एक ढाल होती है तो इसकी जो शेप होती है उस ढाल जैसी होती है, शील्ड जैसी होती है, इसलिए इसको स्कूटेलम बोलते हैं। नेक्स्ट में फिर और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड पे डाइकोटिलीडनस है, राइट साइड पे मोनोकोटिलीडनस है। इसमें वही एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन्स, सीड कोट, ये हमें समझ आ चुका है। ये सीड कोट दिखा रहा है मोनोकोटिलीडन का, ये एंडोस्पर्म, ये सारा पोर्शन इज एंडोस्पर्म। ये एपिकोटाइल, ये कोटिलीडन जिसे स्कूटेलम बोलते हैं, ये रेडिकल। ये पोर्शन सारा एपिकोटाइल है, यानी कि जहां पे ये शील्ड टाइप का स्कूटेलम एम्ब्रियो एक्सिस के साथ जुड़ रहा है उसके ऊपर ये सारा पोर्शन एपिकोटाइल और नीचे हाइपोकोटाइल होता है, जिसका लास्ट पोर्शन रेडिकल इसमें दिखाया हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 35 पे फिगर 2.14। जो हमने डायग्राम बी पार्ट हमने पहले नहीं देखा था वो हम देख लेते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है LS of an embryo of grass, यानी longitudinal section of embryo of grass. grass means monocotyledon. इसमें क्या क्या चीजें दिखाई हुई हैं? स्कूटेलम हमें समझ आ गया है, शूट एपेक्स हमें समझ आ गया है, रेडिकल, रूट कैप हमने बात कर ली है। एक तो नई चीज इसमें आ रही है कोलियोप्टाइल, और एक चीज आ रही है कोलियोरहाइजा। तो ये कोलियो वर्ड जहां पे भी आ जाए, कोलियो का मतलब होता है शीथ, कवरिंग। ये कोलियो, ये वाला कोलियो पटाइल को कवर कर रहा है, ये रहाइजा को कवर कर रहा है। रहाइजा मीन्स रूट्स एंड पटाइल मीन्स होता है लीव्स, यानी टॉप पार्ट।
स्टेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेम। तो ये ग्रास के मोनोकोटिलीडन्स के एम्ब्रियो में दो एडिशनल चीजें हैं जो शूट एपेक्स को कवर कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कोलियोपटाइल, और जो रूट वाले पोर्शन को एडिशनली कवर कर रहे हैं उसे बोलते हैं कोलियोरहाइजा। एक और नई चीज इसमें नजर आ रही है हमें, दैट इज एपीब्लास्ट। एनसीईआरटी की ब्यूटी ये है कि उसकी बुक में जो भी वर्ड लिखा है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। इस एपीब्लास्ट को टेक्स्ट में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस फिगर 2.14 बी पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एपीब्लास्ट क्या होती है ये सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक मोनोकोटिलीडन है तो एक कोटिलीडन है हमारा, ये एपीब्लास्ट सेकंड कोटिलीडन है। दूसरा कोटिलीडन है जो रूडिमेंट्री है, रिड्यूस हो चुका है। जिस समय मोनोकोट इवोल्यूशनाइज हो रहे थे और डाइकोट बन रहे थे तो कुछ कुछ मोनोकोट ने सेकंड कोटिलीडन बनाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने इवोल्यूशन वहीं रोक ली और ये सेकंड कोटिलीडन रूडिमेंट्री फॉर्म में रह गया। इसको बोलते हैं एपीब्लास्ट। ये भी स्टोरेज का ही काम करता है, चाहे जितना छोटा इसका साइज हो। और ये उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है डी, सेकंड कोटिलीडन। एक दूसरी फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है इसका आंसर? यस, डी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे सीड के बारे में, और ये सीड के बारे में एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 36 पे सेक्शन 2.4.3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फर्दर हम एनसीईआरटी बुक से ही ये सेशन पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेक्शन 2.4.3 सीड के बारे में है और एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन है। फटाफट इसको हम पढ़ लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए डैश इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जाइगोट, लेकिन ये एंजियोस्पर्म्स में पूछ रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो आंसर लिख देना है सीड। सीड को ही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी बोलते हैं। फिर इसमें बात की है, सीड के तीन पार्ट होते हैं। सबसे बाहर सीड कोट जो इंटेगुमेंट से बनी थी, कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो एक एम्ब्रियोनल एक्सेस, कोटिलीडन के ब्रैकेट में एस क्यों लिखा है, क्योंकि मोनोकोट में एक कोटिलीडन, डाइकोट में दो कोटिलीडन। सीड कोट सिंगल भी हो सकता है लेयर का और डबल लेयर भी हो सकता है, तो इसके ब्रैकेट में इसलिए एस लिखा है। कोटिलीडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फूड रिजर्व। क्योंकि फूड इसमें स्टोर होता है तो ये थिक एंड स्वोलन होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स की हम बात कर चुके हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आई है जो पहले इनमें हम बात नहीं कर पाए। इन सम सीड्स ब्लैक पेपर एंड बीट न्यूसेलस के रेमिनेंट्स भी परसिस्टेंट रह जाते हैं। न्यूसेलस आप याद करिए, न्यूसेलस था वो पोर्शन ओव्यूल का जिससे मेगास्पोर मदर सेल बनी थी। बाकी न्यूसेलर सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, लेकिन ब्लैक पेपर और बीट में ये न्यूसेलर सेल्स भी परसिस्टेंट होती हैं, रह जाती हैं, और इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको याद दिलाने के लिए मैं दोबारा से डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यूसेलस है, ये पूरा न्यूसेलर टिश्यू है। इसी न्यूसेलर टिश्यू की किसी एक सेल से ये मेगास्पोर मदर सेल बनी थी, जिसने फर्दर ये फीमेल गमीटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियोसाइट कहते हैं, डेवलप हुआ था। तो ये दो एग्जांपल हमने याद रखने हैं। ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च, और बीट, बीट होता है चुकंदर, ये है चुकंदर। तो आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। सीड कोट बन जाते हैं इंटेग्यूमेंट से। माइक्रोपाइल छोटे से पोर के फॉर्म में सीड कोट में रह जाता है, ये खुला ही रहता है। क्यों खुला रहता है? क्योंकि जब सीड जर्मिनेट होगा तो उसे पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो वो इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही एंटर होगा। जैसे जैसे सीड मैच्योर होते हैं तो उनका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, और फाइनली ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, यानी उसमें मॉइस्चर 10 से 15% ही रह जाता है।
क्यों? क्योंकि सीड को डोरमेंसी की स्टेज में जाना है। डोरमेंसी मीन्स सो जाएगा ये। जब तक ये फर्दर जर्मिनेट नहीं होना है तब तक बीच के पीरियड में डोरमेंट हो जाएगा। लीस्ट पॉसिबल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी इसके अंदर। जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, मॉइस्चर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा, तो ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, ये हमें पता है ओव्यूल से सीड बनते हैं, ओवरी से फ्रूट बनता है। और वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। यहाँ 2 कलर से मैंने इसको हाईलाइट किया है। पेरी वर्ड जहां भी आ जाए आउटसाइड, चारों तरफ। कार्प वर्ड जहां भी आ जाए, ये बना है वर्ड कार्पोस से, जिसका मीनिंग होता है फ्रूट। पेरिकार्प मीन्स फ्रूट के चारों तरफ। कुछ तो फ्रूट फ्लैशी गुद्देदार होते हैं, जैसे गुआवा का एग्जांपल दिया है, अमरूद, संतरा, आम। और कुछ ड्राई होते हैं फ्रूट जिसमें गुद्दा नहीं होता, ग्राउंडनट, मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट डीजनरेट, यानी बाकी जितने भी पार्ट थे अब ओवरी का ही काम रह गया, बाकी पार्ट डीजनरेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज हैं जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, काजू, इनमें थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन का काम करती है, इसलिए ऐसे फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जो फ्रूट सिर्फ ओवरी से बनेंगे उन्हें बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, फॉल्स फ्रूट्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। ये डायग्राम देख लीजिए कैश्यू के फ्रूट का। ये कैश्यू का सीड है, जो कैश्यू हम अल्टीमेटली खाते हैं। ये थैलेमस से बना हुआ कैश्यू का फ्रूट है। ये भी बहुत सारी क्यूलिनरी डेलिकेसीज में यूज होता है। हम जिस कैश्यू को जानते हैं वो ये सीड है। आगे बोल रहा है, आल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर रिजल्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन हुई है, ओवरी आगे डेवलप हुई है फ्रूट में। देयर आर अ फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, कहीं कहीं बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। कार्पिक पहले भी वर्ड आया था, फ्रूट को डिनोट करता है। पार्थिनो विदाउट फर्टिलाइजेशन, वर्जिन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बना उसे बोला पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। और पार्थिनोकार्पी जानबूझ के भी इंड्यूस की जाती है ग्रोथ हार्मोन वगैरह डाल करके, ताकि सीडलेस फ्रूट्स बनाए जा सके। ये फिर इंपॉर्टेंट है, सीडलेस फ्रूट्स कैसे बनाते हैं ये पूछा जाएगा, तो वहां लिख देना है कि पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस किया जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। फर्दर वो लिख रहा है, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड के फायदे क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ब्रायोफाइट्स, एल्गी, टेरिडोफाइट्स की तरह इस फर्टिलाइजेशन को पानी की जरूरत नहीं होती, तो सीड फॉर्मेशन एक बेटर ऑप्शन है। दूसरा, ये अडेप्टिव होते हैं डिस्पर्सल के लिए, नई नई जगह पर पहुंचाना हो तो सीड्स बेस्ट मेथड है, जिससे स्पीसीज को मदद मिलती है कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, दूसरे एरियाज को अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए। और इनमें फूड रिजर्व होता है, तो जो यंग सीडलिंग, यानी यंग सीडलिंग को बोलते हैं जब सीड से फर्स्ट टाइम जर्मिनेशन होती है, तो उसको नरिश करने के लिए सफिशिएंट फूड का रिजर्व रहता है इसमें। वो सीडलिंग जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए खुद फोटोसिंथेसिस ना कर पाए तब तक के लिए उसको फूड का रिजर्व मिल जाता है सीड के थ्रू। और जो सीड कोट इतना हार्ड होता है उससे यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन मिलती है। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं तो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जिससे वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। और बार बार हम पढ़ रहे हैं, ये वेरिएशंस अडेप्टेबिलिटी में स्पीसीज को मदद करती हैं। सीड जो है हमारी एग्रीकल्चर का भी बेस क्या है, सीड ही तो है। सीड लगाते हैं तभी तो फसलें बनती हैं। क्योंकि सीड से पानी कम हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, तो स्टोर करने में हमें सीड्स को आसानी रहती है। और इस सीड को हम एज फूड भी थ्रू आउट ईयर यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीजन में क्रॉप रेज करने के लिए यूज कर सकते हैं।
उसके बाद एक नेक्स्ट पैरा है कि सीड कितने टाइम तक वाएबल रहता है, यानी कितने सालों बाद भी अगर उसको हम बोएं तो उससे नया पौधा उग जाएगा। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है सबसे ज्यादा वाएबल सीड का ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो आर्कटिक टुंड्रा से कहीं से ये निकाले गए थे और बोला गया कि 10,000 साल पुराने ये सीड्स थे और जब इनको बोया गया तो इनसे नए पौधे लग गए। और नंबर 2 पे एग्जांपल दिया हुआ है 2000 साल पुराने ओल्ड सीड्स ऑफ डेट पाम, खजूर के, फिनिक्स डेक्टिलीफेरा। ये इजराइल में डिस्कवर हुए थे और इनको भी जब लगाया गया तो इनसे फिर नए प्लांट बन गए। बट एनसीईआरटी अपडेट होने में अभी कई साल लगेंगे। ये जो पहले वाला है इसको 2009 में साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया इस थ्योरी को। उन्होंने कार्बन डेटिंग से पता लगाया तो वो सीड्स कोई 10-15 साल पुराने ही निकले थे। तो अभी लेटेस्ट क्या कहती है साइंस, ये हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 पे 32,000 साल पुराने सीड, नंबर 2 पे ये जो एनसीईआरटी में लिखे हैं इजराइल वाले सीड, और नंबर 3 में एक ये चाइना में 1300 साल पुराने सीड। आप नोट करना चाहें तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए नोट कर सकते हैं। तो अब एक ये बीच में हमारा डायग्राम छूट गया था फिगर 2.15 पेज नंबर 37 के ऊपर, जिसमें मेंशन किया है ए पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स और बी में फॉल्स फ्रूट्स दिखाए हैं एप्पल और स्ट्रॉबेरी के। तो डायग्राम को हम देख लेते हैं। एक ये डाइकोटिलिडनस के 2 कोटिलिडन्स दिखाए हुए हैं और ये उसके दूसरे व्यू में, फ्रंटल व्यू में उसने दिखाया है माइक्रोपाइल की थोड़ी सी जगह चेंज होगी है। एक्चुअली ये है माइक्रोपाइल। ये बीन्स का डायग्राम है और ये आप देख लीजिए बीन्स का एक और डायग्राम। ये ऊपर एक्चुअल बीन दिखाई हुई है और इस व्यू में उसने दिखाया है रेडिकल जो रूट वाला पार्ट, ये माइक्रोपाइल, ये हाइलम है वो स्कार जहाँ पे फ्यूनिकल जुड़ता है, और ये सीड कोट। ये जो डायग्राम है ये कैस्टर का है, इसके बड़े थिन कोटिलिडन्स होते हैं। ये उसका एक व्यू है, ये उसका साइड व्यू है। इसमें भी सभी चीजें वही दिखा रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ये डायग्राम है, ये कॉर्न का है, मेज का। पेरिकार्प, एंडोस्पर्म, स्कुटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलेराइजा, ये सब हम चीजें पढ़ चुके हैं। पार्ट बी में ये फॉल्स फ्रूट दिखा रहा है एप्पल का, ये स्ट्रॉबेरी दिखाई है, ये थैलेमस है जो पार्ट हम खाते हैं। इसके ऊपर एक ये नया वर्ड आ गया जो टेक्स्ट में कहीं नहीं है, अकीन बोलते हैं इसको। ये अकीन क्या होते हैं? अकीन होते हैं ड्राई फ्रूट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी। एक्चुअल जो फ्रूट्स होते हैं उनको अकीन बोलते हैं। एक्चुअली ये अकीन इसने कहीं और दिखाया है, ये अकीन है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपने देखा होगा छोटे 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 ये लगे होते हैं, ये एक्चुअल फ्रूट्स हैं जो ड्राई फॉर्म में है, और जो पोर्शन हम खाते हैं वो थैलेमस है। इस डायग्राम के बाद हमारा लास्ट सेक्शन बच जाता है एपोमिक्सिस पोलिएम्ब्रियोनी, जो है तो एक ही पैराग्राफ का, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको डिटेल में समझें, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा।